गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपनो मिशन की ऑनलाइन क्लासेज में। और जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं कि हमने जो हिंदी की जो क्लास थी वो पिछले कुछ समय से हमारी ऑफ हो रखी है और आज हिंदी की क्लास में हम आगे एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत कर रहे हैं और वो टॉपिक हमारा रहने वाला है समास। समास जो टॉपिक है हमारा वो प्रतियोगी परीक्षा के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से परीक्षा के अंदर प्रश्न 2 से 3 प्रश्न साधारणतः पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर खासकर हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे इस चीज का कि मैंने काफी जगह देखा है ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में या ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही है वहां पर कि समास की सीधे सीधे परिभाषा बताकर और उनके उदाहरण देकर उनको कंप्लीट करवा दिया जाता है। लेकिन कुछ फैक्ट मैं आपको आपके साथ में वो साझा करूंगा जिनके द्वारा आपको उनकी गहराई के अंदर पता चलेगा कि वैसे ही शब्द जो हमें किसी एक समास के लिए बताए जाते हैं उन्हीं शब्दों के अंदर कोई दूसरा समास भी हो सकता है, उनकी पहचान कैसे करनी है। तो हम शुरुआत कर रहे हैं आज हमारे टॉपिक समास के साथ में, हिंदी की क्लास और समास हमारा आज का टॉपिक रहेगा। ठीक, अब समास का मतलब देखिएगा क्या है। सबसे पहले हम समास शब्द को तोड़ के देखते हैं। समास को तोड़ेंगे यानी इसका विच्छेद करेंगे तो इसका विच्छेद होता है सम धन आस। सम धन आस। ठीक है, समास का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सम धन आस। सम का मतलब होता है निकट, निकट। सम का मतलब क्या होता है? निकट, निकट यानी नजदीक। और आस का मतलब क्या होता है? बैठना। आस का मतलब होता है बैठना। अब ध्यान देना, समास का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? निकट बैठना। यानी जब दो पदों अथवा हम यूं कहें जब दो शब्दों को आपस में पास में बैठाया जाता है तो वो क्या होता है? समास होता है। इसमें इसकी आप डेफिनेशन भी मैं आपको लिखाऊंगा। उससे पहले आप ध्यान देना कि समास में हम यूं कहें दो पद अथवा दो शब्दों का होना अनिवार्य होता है। यानी कहने का भाव ये है कि जब दो शब्द अथवा दो पद पास में आकर बैठेंगे तभी वो समास होगा। बिना दो पदों के या दो शब्दों के समास नहीं हो सकता। ठीक है, तो समास का शाब्दिक अर्थ हो गया सम प्लस आस यानी निकट बैठना। ठीक है, इसी क्रम में हम आगे बात करते हैं। मैं पहले इसकी कुछ डेफिनेशन के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। समास की परिभाषा क्या होती है? आप ध्यान देना कि दो या दो से अधिक पदों अथवा शब्दों के सार्थक मेल को ही समास कहते हैं। सार्थक मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है, यानी कि दो या दो से अधिक पदों अथवा शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ध्यान देना, अब यहां पर पदों या शब्दों का इनका मतलब क्या है? जैसे कि हमने यहां पर एक चीज आपको एक उदाहरण के माध्यम से मैं समझाता हूं। ठीक है, आप एक बार इसकी डेफिनेशन लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा। इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा एक बार। जैसे कि एक शब्द लेते हैं हम यथाशक्ति। एक शब्द लेते हैं यथाशक्ति। ठीक है, अब इसमें कौन सा समास है ये हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हमें देखना है कि दो या दो से अधिक शब्दों या पदों का मतलब क्या है। इसमें दो शब्द हैं, पहला यथा और दूसरा शक्ति। ठीक है, यानी जब दो पद या दो शब्द आपस में सटीक होते हैं या पास बैठते हैं और एक शब्द का निर्माण करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? हम समास कहते हैं। जब दो पदों का मेल होगा या दो शब्दों का मेल होगा
तभी वो समास बनेगा, तभी वो क्या बनेगा, समास बनेगा। यदि केवल एक ही शब्द है, केवल एक ही शब्द है, तो वो समास की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। ठीक है, यहां तक आई चीज समझ में। चलिए आगे बात करते हैं। अब पदों का क्या मतलब है? पदों का मतलब है कि अभी मैंने कहा कि जब दो शब्दों का मेल होता है, मेल होने के बाद जो मूल शब्द बनता है, उस शब्द का अन्य, यानी हम कहें वाक्य में या शब्द के अंदर एक मूल शब्द का अन्य के साथ में अर्थ स्थापित होता हो, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। यानी दो पदों या शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, हम समास कहते हैं। अब सार्थक मेल का क्या मतलब है वो देखिएगा। सार्थक मेल का मतलब है कि जब हम मान लीजिए दो पदों को रखना है, ये हमारे दो पद हो गए हैं, ठीक है। दो पदों को पास पास रखने के बाद इन दोनों का अर्थ, इन दोनों शब्दों का, जैसे हमने शब्द लिया था यथाशक्ति, यथाशक्ति, ठीक है, यथाशक्ति मेल। सार्थक मेल का क्या मतलब, यानी कि इन दोनों शब्दों को पास पास रखने के बाद भी जब हम विग्रह करेंगे, तो विग्रह करते समय इन दोनों का जो अभी मतलब निकल रहा है वही विग्रह करने के बाद निकलना चाहिए। जैसे कि जैसी शक्ति है, या हम यूं कहें शक्ति के अनुसार, ठीक है, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, या जैसी शक्ति है, ठीक है। यानी जो मतलब शब्द का निकल रहा है वही अर्थ अपना विग्रह में निकलना चाहिए। कहने का भावार्थ यही है, ठीक है। यहां तक आई चीज समझ में। अब मैं एक प्रश्न लेता हूं पहले, चलिए उससे पहले मैं आपको समास के भेद के बारे में बतला देता हूं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले समास के भेद के बारे में। यदि हम समास के भेद के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो आपको कई जगह बताया जाता है कि समास मुख्य रूप से कितने प्रकार के बताए जाते हैं, 6 प्रकार के बताए जाते हैं। लेकिन समास मूलतः 4 ही प्रकार के होते हैं। कैसे, अभी बतलाता हूं मैं, ध्यान देना। यानी कि 4 मूल समास कौन से होते हैं? पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा द्वंद्व समास और चौथा बहुव्रीहि समास। अब आपको इसके अलावा 2 समास और बतलाए जाते हैं, वो कौन कौन से हैं वो आप ध्यान देंगे। पहला है कर्मधारय और दूसरा द्विगु समास। पहला कर्मधारय और दूसरा द्विगु समास, ठीक है। ये दोनों गौण रूप से, या हम कहें कि गौण भेद होते हैं किसके, तत्पुरुष के ही, जिनको आपको साधारणतः क्या बता दिया जाता है, समास का भेद बताया जाता है। लेकिन समास मूलतः 4 ही प्रकार के होते हैं। इसके पीछे कारण क्या है वो समझो। अव्ययी भाव जो समास है उसका प्रथम पद प्रधान होता है, प्रथम पद प्रधान होता है। यानी अव्ययी भाव समास के अंदर जो शब्द दिया होता है उसमें पहले पद की प्रधानता होती है। कौन से पद की प्रधानता? पहले पद की प्रधानता। और जो तत्पुरुष समास है, कर्मधारय या द्विगु समास है, इन तीनों में द्वितीय पद की प्रधानता होती है। कौन सा पद प्रधान होता है? द्वितीय पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास जो आता है उसके अंदर दोनों पद प्रधान होते हैं। कौन से पद प्रधान होते हैं?
दोनों पद प्रधान होते हैं। और इसी तरीके से हम बहुव्रीहि समास की बात करें तो इसमें दोनों ही पद गौण होते हैं, दोनों पद गौण होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है। अब समझिए इसका मतलब क्या है। यानी कि समास के अंदर अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान, तत्पुरुष समास के अंदर द्वितीय पद प्रधान, द्वंद्व समास के अंदर दोनों पद प्रधान और बहुव्रीहि समास के अंदर दोनों ही पद प्रधान ना होकर कोई अन्य पद प्रधान होता है। अब इन दो पदों के अलावा, पदों का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था कि दो पदों के मिलने से, दो पदों या दो शब्दों के मिलने से क्या बनता है, समास बनता है। ठीक है, तो मैंने आपको कहा कि अव्ययी भाव में प्रथम पद प्रधान, तत्पुरुष के अंदर द्वितीय पद प्रधान, द्वंद्व समास के अंदर दोनों पद प्रधान और बहुव्रीहि समास के अंदर दोनों ही पद प्रधान ना होकर दोनों ही पद गौण होकर कोई तीसरा पद प्रधान होता है। तो वो कौन सा समास, बहुव्रीहि समास। अब आप ध्यान देना कि कर्मधारय और द्विगु समास है, इन दोनों में भी द्वितीय पद प्रधान है और तत्पुरुष में भी द्वितीय पद प्रधान है। इसीलिए जो तत्पुरुष समास है उसके ही उपभेद माने जाते हैं कर्मधारय और द्विगु समास को। ठीक है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले लीजिएगा। आगे बात करते हैं फिर हम। चलिए, अब मैं आपको एक प्रश्न के माध्यम से सामान्य जानकारी देना चाहूंगा, जिसके द्वारा आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि कई चीजें ऐसी होती है जो हम क्लास के अंदर साधारणतः जो टीचर हमें बता देता है उन्हीं चीजों को समझकर उनको एग्जाम में कर देते हैं और जिनका नतीजा हमारे सामने नकारात्मक आ जाता है। तो उसी के आधार मानकर मैं आपके सामने एक प्रश्न रखूंगा, आप उसमें समझना। समास में दो तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला तो समास का नाम पूछा जाएगा और दूसरा आपसे पूछा जाएगा विग्रह। दूसरा क्या पूछा जाएगा, विग्रह। ये दो प्रकार के आपके समास के अंदर प्रश्न बनेंगे। पहला प्रश्न मैं लेके आता हूं आपके सामने। आपको बताना है कि अव्ययी भाव समास या आप लीजिए निम्न में से अव्ययी भाव समास कौन सा है। अभी मैं केवल आपको सामान्य जानकारियां साझा कर रहा हूं आपके साथ में, ताकि आपको समास का आधार है वो समझ में आए। देन हम धीरे धीरे करके एक एक समास के बारे में डिटेल से पढ़ते हुए चलेंगे। पहले आप ये प्रश्न देखिए, यानी निम्न में से अव्ययी भाव समास कौन सा है। अब आपके सामने ये प्रश्न दे दिया कि निम्न में से अव्ययी भाव समास कौन सा है। चार ऑप्शन आपके सामने है, प्रतिकूल, प्रतिक्रिया, प्रतिध्वनि और प्रतिदिन। ठीक है, यहां पर मेरे प्रश्न उठाने का ये मतलब क्या है, आप ध्यान देना। अव्ययी भाव समास जब आप पढ़ते हैं तो आपको बताया जाता है कि यदि प्रति उपसर्ग दिया हुआ है, कौन सा, पहली बात तो हम करते हैं कि यदि उपसर्ग भी दिया हुआ है,
लेकिन हम वहां पर प्रति उपसर्ग भी आपको देखने को मिलता है। यानी आपको पढ़ाया जाता है कि यदि समास का प्रथम पद, अव्ययभाव समास में पहला पद प्रधान होता है, यहां पर सभी में पहला पद कौन सा है? प्रति। यानी पहला पद कोई प्रति उपसर्ग हो तो वहां पर कौन सा समास होगा? अव्ययभाव समास। ठीक है, ये चीज आपको बतलाई जाती है। अब आप ध्यान देना, इस प्रश्न में पूछ लिया कि निम्न में से इन चारों में से कौन सा अव्ययभाव समास है, जबकि इन चारों के अंदर ही प्रति लगा हुआ है। अब आप एक बार इस पे ध्यान से देखिए और आप एक बार पढ़ के इसको समझने की कोशिश कीजिए। 30 सेकंड का समय है, उसके बाद में फिर बात करते हैं, मैं बतलाता हूं आपको। आप एक बार दिमाग लगाइए। चलिए बात करते हैं। जो प्रथम आपका प्रतिकूल दिया हुआ है, इसमें आपका बहुव्रीहि समास है। कौन सा? बहुव्रीहि। जो प्रतिक्रिया दिया हुआ है, इसमें आपका तत्पुरुष समास है। और प्रतिध्वनि में भी आपका तत्पुरुष समास है। और प्रतिदिन में आपका अव्ययीभाव समास है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि इन सभी की शुरुआत के अंदर जब प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, फिर भी इनके अंदर अव्ययी भाव समास क्यों नहीं है? यही चीज आपको समझनी जरूरी है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा में इसी तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। उपसर्ग में भी यही प्रश्न देखने को मिलते हैं, प्रत्यय में भी इसी तरीके के, और समास में भी आपको ज्यादातर इसी तरीके के प्रश्न देखने को मिले। अब ध्यान देना, प्रतिकूल का मतलब क्या है? प्रतिकूल, सबसे पहले तो अव्ययी भाव का मतलब समझिए। अव्यय का, अव्यय में आप अव्यय शब्द उठाइए, अव्यय शब्द देखेंगे आप, तो इसमें अंत में क्या लगा हुआ है? व्यय। क्या लगा हुआ है? व्यय। व्यय का मतलब क्या होता है? खर्च। क्या होता है? खर्च। और जब इसके आगे ए और लगा दिया हमने, तो ये क्या बन गया? अव्यय, यानी बिना खर्च के। बिना खर्च यानी कि कहने का भाव है कि शब्द जैसा है वो वैसा ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। कारक, लिंग, वचन, पुरुष, इनके आधार पर किसी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं हो, वह कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, अब आप ध्यान देना, प्रतिदिन शब्द जो दिया हुआ है आपको, ठीक है। अब इसमें प्रधानता कैसे है? जैसे प्रतिदिन है, इनके दोनों शब्द हम अलग अलग लिख लेते हैं, प्रति और दिन। मैंने आपको कहा था कि इसमें दो पद होते हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद। ठीक है, जब हम दिन एक अकेले शब्द को देखते हैं, तो अब हम इसको अलग से रख के देखते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वह 4-5 दिनों से स्कूल नहीं आया, यानी इसको हम दिन से दिनों में बदल सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये प्रति के साथ में जुड़ जाएगा, हम इसको प्रतिदिनों नहीं कह सकते, प्रतिदिन ही रहेगा। यानी जैसे ही इसके साथ में प्रति उपसर्ग लग गया, ये दिनों में नहीं बदलेगा, प्रतिदिन ही कहा जाएगा। आपने प्रतिदिनों नहीं सुना होगा, ठीक है। यानी कि जैसे ही प्रति इसके साथ में लगा, तो इसकी प्रधानता हो गई, यानी ये जो कह रहा है वो दिन को मानना पड़ेगा। यानी प्रति इसके साथ में लगा तो प्रतिदिन हो गया। अब दिन अपने आप को दिनों नहीं कह सकता, प्रतिदिनों नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रति उपसर्ग ने इस पर क्या लगा दिया है? पाबंदी कर दी इसको, किसके रूप में? अव्यय के रूप में। ठीक है, इसी तरीके से आप देखना प्रतिध्वनि, तो प्रति इसके साथ में लगा हुआ है, ध्वनि लगी हुई है। अगर अलग अलग देखें तो ध्वनि का ध्वनियों होता है, लेकिन प्रतिध्वनियां भी होती है। क्या? प्रतिध्वनियां भी होती है। अभी मैंने आपको बताया था कि यदि लिंग, वचन, पुरुष, तो यहाँ पे देखना वचन, एक वचन से बहुवचन बन गया। जैसे ही इसका वचन परिवर्तन हो गया, वचन
उपसर्ग लगा हुआ है, उपसर्ग लगने के बाद आगे वाले शब्द में द्वितीय पद में जैसे ही बहुवचन लग रहा है, लगने के बाद यानी इसका वचन परिवर्तन हो गया, वचन परिवर्तन होने की वजह से इसमें अव्ययी भाव समास नहीं होगा। ठीक है। प्रतिक्रिया, तो प्रतिक्रियाओं, इसमें भी बहुवचन हो गया, इस वजह से कौन सा समास हो गया, तत्पुरुष, अव्ययी भाव नहीं हुआ। तत्पुरुष क्यों हो रहा है वो भी हम डिटेल से आगे बात करेंगे। प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब, प्रति का मतलब आप ध्यान रखना, प्रति, और कूल का मतलब होता है किनारा। प्रतिकूल यानी किनारे की तरफ। ठीक है, किनारे की तरफ यानी कि विरुद्ध, धारा के विरुद्ध। ये किसकी बात कर रहा है, विरुद्ध, यानी इसमें पहला पद की बात नहीं हो रही, ना ही दूसरे पद की, कोई भी पद आपस में बात नहीं कर रहा है, किसी तीसरे चीज की, किनारे की बात हो रही है, विरुद्ध की बात हो रही है। तो कौन सा समास हो जाएगा इसमें, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आई समझ में। आगे बात करें हम, यानी कि आपको अगर अव्ययी भाव समास पूछ लिया तो आप केवल प्रति देखकर ही नहीं करेंगे, क्योंकि मान लीजिए आपके सामने बाकी दो उदाहरण इस तरीके से लिखे हो, मान लीजिए प्रतिदिन नहीं दिया हुआ, ठीक है, यहाँ प्रतिक्रिया नहीं दिया हुआ, ठीक है, और यहाँ पर प्रति के अलावा कोई दो ऑप्शन और देकर और चौथा ऑप्शन आपको दे दे निम्न में से कोई नहीं, तो आप यहाँ पर प्रतिकूल कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपने प्रति देख लिया। तो ऐसा आपको कतई नहीं करना है। फिर आपका ऑप्शन क्या आएगा, निम्न में से कोई नहीं, यानी उसके अव्यय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यह बात आपको खास तौर पर ध्यान रखनी है। चलिए अब हम बात करते हैं अव्ययी भाव समास की। उससे पहले एक चीज और देखना, यदि हम जब समास विग्रह कर रहे होते हैं, यानी कि थोड़ी देर पहले मैंने एक उदाहरण दिया था यथाशक्ति, एक उदाहरण दिया था यथाशक्ति, उसका विग्रह होता है शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, यानी कहने का मतलब है कि जो शब्द हमें दिया गया है उसका जैसे ही हम वाक्य में विग्रह करेंगे, जब हम विग्रह कर रहे होते हैं तो उसका वही अर्थ निकलना चाहिए जो मूल शब्द का निकल रहा होता है, पहली चीज। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि जब आप मूल शब्द का विग्रह कर रहे हो उस समय आप उस शब्द के विलोम अथवा पर्यायवाची शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या कहा मैंने कि जब आप विग्रह करें उस समय मूल शब्द के विलोम अथवा पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। वहां केवल और केवल आपको वही शब्द उठाने हैं जो मूल शब्द में दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे कि यहां पर दिया हुआ है आजन्म, तो आप इसको जब करेंगे तो जन्म को आप और कुछ भी ना कहकर आप इसको क्या कहेंगे, जन्म तक, यानी जो मूल शब्द दिया हुआ है इसी को हमें आगे लिखना है। इसका हमें यहाँ पर ना ही तो कोई विलोम लिखना है, ना ही हमें कोई पर्यायवाची लिखना है। ठीक है, समझ गए? ये चीज आप ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज, जो अर्थ इसका निकलता है वही अर्थ इसका निकलना चाहिए, यानी समास का और विग्रह का दोनों का अर्थ क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। शुरुआत करते हैं हम अव्ययी भाव समास से। कौन से समास से? अव्ययी भाव समास से। अब सबसे पहले तो आप अव्ययी भाव समास की पहचान देखिएगा कि इसमें मुख्य पहचान कौन कौन सी है। कई बार प्रश्न जो है वो पहचान से पूछ लिया जाता है, तो आप इसकी पहचान का भी ध्यान में रखेंगे। ध्यान देना, पहली चीज क्या है कि अव्ययी भाव समास का प्रथम पद प्रधान होता है, यानी कि जैसे मैंने एक उदाहरण लिया था प्रतिदिन, जैसे ही प्रति इसके साथ में लग गया, ये दिन शब्द के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होने देगा,
यानी कि इसके अंदर केवल प्रतीक ही चलेगी। आम भाषा में कहें तो यहाँ पर प्रतीक क्या बन गया, दादा बन गया, इसकी नहीं चलने देगा, इसको मूल रूप में ही रहने देगा। तो यानी कि कौन से पद की प्रधानता होगी, प्रथम पद की प्रधानता होगी। अव्ययी भाव समास में प्रत्येक जगह प्रथम पद की प्रधानता होगी, जैसे कि प्रतिदिन, ठीक है, प्रथम पद की प्रधानता। दूसरी चीज क्या होगी, इसमें प्रथम पद और द्वितीय पद भी, प्रथम पद या आप कहें द्वितीय पद क्या होगा, कोई अव्यय होगा। क्या होगा, कोई अव्यय होगा। यहां पर प्रति अव्यय हो गया है, ठीक है। अव्यय का मतलब मैंने आपको बताया, यानी कि लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक, इन 5 कारकों के माध्यम से किसी भी तरह का कोई परिवर्तन अब जिन शब्दों में नहीं हो वो क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। और यही मूल पहचान है अव्ययी भाव समास की, यानी ये इन 5 कारकों से अपरिवर्तनशील रहते हैं, कोई बदलाव नहीं होता है इनमें, ठीक है। तो दूसरी पहचान क्या आ गई, प्रथम या द्वितीय पद क्या होता है, कोई अव्यय होता है। तीसरे पद की बात करें, प्रथम पद उपसर्ग युक्त होगा, उपसर्ग युक्त हो सकता है, लेकिन ध्यान रखेंगे जैसे प्रति भी यहाँ पर उपसर्ग है, उपसर्ग युक्त हो सकता है, लेकिन उसके मूल रूप में कोई परिवर्तन नहीं करेगा, यानी प्रतिदिन का प्रतिदिनों नहीं बनाएगा, प्रतिदिनों नहीं बना सकता। जैसे ही प्रतिदिनों बनेगा, यानी प्रतिदिनों शब्द नहीं बनता है, जैसे मैंने आपको बताया था प्रतिक्रिया से प्रतिक्रियाओं बन गया, तो जो बहुवचन में हो जाएगी, जिनका वचन बदल जाएगा, वो फिर अव्ययी भाव समास में ना आकर तत्पुरुष समास में माने जाएंगे, ठीक है। तो प्रथम पद क्या होगा, कोई उपसर्ग युक्त होगा। तीनों चीज आई समझ में। चौथी चीज क्या है, पुनरावृत्ति युक्त। पुनरावृत्ति युक्त जो शब्द होते हैं, ठीक है, पुनरावृत्ति युक्त जो शब्द होते हैं, दिन दिन, ठीक है, रात रात, वो शब्द जो समान शब्द हैं, जो बार बार 2 बार आ रही हैं, पुनरावृत्ति कर रहे हैं जो शब्द, वो कौन से समास में, अव्ययी भाव समास में। प्रथम पद प्रधान, प्रथम पद या द्वितीय पद कोई अव्यय, प्रथम पद कोई उपसर्ग युक्त, लेकिन मूल शब्द में कोई बदलाव नहीं करेगा, और पुनरावृत्ति युक्त शब्द कौन से समास में आएंगे, अव्ययी भाव समास में आएंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। ये नोट किया आपने, अव्ययी भाव समास की पहचान। अब इसके कुछ उदाहरण लेते हैं हम, साथ साथ में आपको इसके बारे में पता चलता रहेगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट रखना चाहे रख लीजिएगा। अब मैं इसके कुछ उदाहरण हैं जो आपको थोड़े बहुत समझाने का प्रयास करूंगा, यानी कि मूल पहचान मैंने आपको बता दी। आपको क्या ध्यान देना है कि लिंग, वचन, पुरुष, काल या कारक, इन 5 कारकों के द्वारा शब्दों का कोई परिवर्तन नहीं हो, कोई भी प्रभाव नहीं पड़े, वो कौन से समास में आएंगे, अव्ययी भाव समास में आएंगे। बस ये एक पहचान अगर आप प्रत्येक शब्द पर लगाकर देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप देखना चाहे मैं आपको दिखा देता हूं पहले ही, ठीक है। जैसे उपसर्ग युक्त शब्द है, जैसे कि उपसर्ग युक्त शब्दों की अगर मैं बात करूं कि अव्ययी भाव में उपसर्ग युक्त शब्द कौन कौन से हैं और उनका जिनका पहला पद क्या हो
उपसर्ग हो। जैसे अतिरिक्त, जैसे अनुकरण, जैसे आजन्म, ठीक है, यानी उपसर्ग युक्त ले रहे हैं। अतिरिक्त, अनुकरण, आजन्म। इसी तरीके से आपका आगे आ जाएगा अत्यधिक या निर्विवाद की बात करें। अत्यधिक, अत्यधिक के अंदर अति उपसर्ग है, अत्यधिक, या हम निर्विवाद देखें, तो ये सारे क्या है, उपसर्ग युक्त अव्ययभाव समास के उदाहरण हैं। यानी इसमें आप देखेंगे कि इनमें उपसर्ग लगा हुआ है, लेकिन क्या इनके मूल रूप में कोई परिवर्तन हो रहा है। रिक्त यानी खाली, अतिरिक्त तो नहीं होगा, अतिरिक्ति नहीं होगा, अतिरिक्त ही होगा। यानी मूल शब्द जो रिक्त है वो रिक्त ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अनुकरण, करण में कर्णो नहीं आएगा। आज जन्म को जन्म ही रखेंगे, जन्मों नहीं कहेंगे। अत्यधिक, अधिक ही रहेगा, अधिक को नहीं आएगा। और निर्विवाद, विवाद से रहित या विवाद ही रहता है मूल शब्द, इसमें उपसर्ग के बावजूद कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, ये चीज आई समझ में। उपसर्ग युक्त मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में हम बात करते हैं कि यदि पहला पद अव्यय हो, पहला पद अव्यय हो, प्रथम पद यदि क्या हो, अव्यय, जैसे कि यथाशक्ति, यथासंभव, यथा समय, ठीक है। यानी इनमें कहने का भाव है कि प्रथम पद अव्यय, यानी जो ये यथा लिखा हुआ है, इस यथा का कोई रूप नहीं बदलता है। यह लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक आदि किसी भी रूप में अगर देखें तो समान रूप में रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। और जिसमें परिवर्तन नहीं होता वो किस में आता है, अव्यय में आता है। इसी तरीके से आप इसमें यथामति या हर रोज भी देख सकते हैं, जैसे कि यथामति, यथामति या हर रोज भी देख सकते हैं आप, ठीक है। हर लग गया जिसके आगे, वो भी क्या हो गया, अव्यय हो गया। ठीक है, तो आपने देखा उपसर्ग युक्त शब्द अतिरिक्त, ठीक है, अनुकरण, इसके बाद में हम बात की आजन्म की, इसके बाद में अत्यधिक, निर्विवाद देखा। उसके बाद में यदि हम प्रथम पद की बात करें अव्यय के रूप में, तब हमने देखा यथाशक्ति, यथासंभव, यथा समय, यथामति, हर रोज, ठीक है। इन चारों को हमने देखा। इसी तरीके से यदि दूसरे पद के अव्यय की बात करें, यदि हम बात करें कि द्वितीय पद यदि कोई अव्यय हो, द्वितीय पद क्या हो, अव्यय हो, ठीक है। द्वितीय पद यदि क्या हो, अव्यय हो, तो फिर क्या होगा, पहले हमने देखा प्रथम पद अव्यय, यथा या हर लगा हुआ था। अब हम देख रहे हैं द्वितीय पद कोई अव्यय हो, यानी मरणोपरांत, उपरांत, जीवन भर, अंत में भार लग गया, सरयू पार, पार सरयू यानी नदी के पार, यानी जिनके अंत में अव्यय लग गया, यानी कोई परिवर्तन नहीं कर सकते शब्द में, वो भी किस में आएंगे, अव्ययी भाव समास के अंदर आएंगे। यानी प्रथम पद उपसर्ग युक्त हो लेकिन कोई परिवर्तन ना हो मूल शब्द में, प्रथम पद अव्यय हो, अंतिम पद अव्यय हो, तो वो भी क्या होंगे, अव्ययी भाव समास होंगे। ठीक है, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट रख लीजिए। इसी तरीके से चलो मैं एक और बता देता हूं, जो पुनरावर्ती वाला था, जैसे कि दिनों दिन, रातों रात, ठीक है, यानी जो शब्द यानी रात रात, दिन दिन, जो ही एक ही शब्द अगर बार बार आ रहा है
तो वहां पर भी कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको एक उदाहरणों की एक श्रृंखला दर्शाई है कि किस तरीके से आपको समास की पहचान करनी है। अब हम बात करते हैं कि यदि समास का विग्रह पूछ लिया जाए तब हम कैसे करेंगे। यदि समास का विग्रह पूछ लिया जाए तब हम कैसे करेंगे? कौन से समास की बात करेंगे? अव्ययी भाव समास की। ठीक है, तो ध्यान देना इसकी पहली बात, यदि मूल शब्द में शब्द से पहले यानी प्रथम पद आ उपसर्ग युक्त है। क्या? जिस शब्द में आ उपसर्ग लगा हुआ है, आ उपसर्ग लगा हुआ है, उसमें विग्रह करते समय आ हटाकर अंत में तक लगा देते हैं। तक लगा देते हैं। ठीक, यानी मैंने आपको कहा कि जब अव्ययी भाव समास की बात करते हैं तो जो शब्द हमारे सामने होंगे उनमें यदि शब्द का प्रथम पद आ उपसर्ग युक्त हो, जैसे आ जन्म, ठीक है, आ उपसर्ग युक्त हो, तो उस आ को हटाकर, उस आ को तो हटा देंगे और उस शब्द के अंत में क्या लगा देंगे? तक लगा देंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया उदाहरण के लिए आ जन्म, क्या बताया? आ जन्म। तो मैंने आपको क्या बताया? विग्रह कैसे करना है। यदि आ उपसर्ग दिया हुआ है तो आपको आ हटा देना है। जैसे ही आप आ हटाएंगे पीछे क्या बचा? जन्म, तो आप जन्म लिख लीजिए और अंत में आपको क्या लगा देना है? तक, तो जन्म तक। इसी तरीके से हम देखें आ मरण, तो आ हटा देना है तो पीछे बचेगा मरण और अंत में लगाना है हमें तक, तो मरण तक आ जाएगा। ठीक है, आ जन्म, आ मरण। इसी तरीके से कुछ एक दो उदाहरण और बताता हूं मैं, एक बार इसको लिख लीजिए, फिर इन दोनों उदाहरण को साफ कर देता हूं, बाद में बताता हूं आपको। अब देखना, आकंठ या आपाद मस्तक, आकंठ, कंठ को हटा, आ को हटा देना है, पीछे बचेगा कंठ, अंत में लगाना है आपको कंठ तक। ठीक है, आपाद मस्तक, आ हटा देना है, पाद और मस्तक दो शब्द बच गए तो आपको लिखना है पाद से मस्तक तक, पाद से मस्तक तक। ठीक है, पाद का मतलब क्या होता है? पैर, पांव। ठीक है, पाद से मस्तक तक। ध्यान देना, मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि यदि जब आपके पास में शब्द दिया हुआ है और आप विग्रह कर रहे हो, उस समय जो मूल शब्द है, जैसे इसमें पाद और मस्तक था, तो इन्हीं दोनों शब्दों को आपको प्रयोग में लेना है, ना कि आप उसका कोई विलोम अथवा पर्यायवाची प्रयोग में लेंगे। तो आप यहाँ पर पैर या पांव नहीं लिख सकते, ना ही यहाँ पर आप सिर लिख सकते। जो आपको मूल शब्द दिया हुआ है वही आपको लिखना है। अगर यहाँ पर आपने पैर, पांव या यहाँ पर मस्तक की जगह सिर लिख दिया तो आपका ये समास गलत हो जाएगा। तो जो मूल शब्द दिया हुआ है वही यहाँ पर होना चाहिए, यानी जो अर्थ यहाँ से निकल रहा है समास से वही विग्रह में निकलना चाहिए, और अंत में हमें क्या लगा देना है? तक लगा देना है। ठीक है, इसी तरीके से आजानुबाहु, आपने सुना होगा आजानुबाहु, 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 आ हटा दिया
जानू से बाहू तक, जानू से बाहू तक। अब जानू क्या होता है? घुटना, और बाहू भुजा, यानी घुटने से भुजा तक जिसके हाथ हो उसे क्या कहते हैं? आजानु बाहु। आपने देखा होगा रामचरितमानस में भगवान श्री राम को भी आजानु बाहु बताया गया है। ठीक है, चलिए ये अव्ययी भाव समास में पहली बात की हमने कि यदि आ उपसर्ग युक्त शब्द हो तो क्या करना है? हमें अंत में तक लगा देना है आ उपसर्ग को हटाकर। ठीक है, अव्ययी भाव समास में पहली पहचान मैंने बता दी, यदि आ उपसर्ग युक्त शब्द हो, आ उपसर्ग युक्त शब्द हो तो हमें क्या काम करना है? आ को हटा देना है और अंत में तक लगा देना है। ये अभी हमने बात कर ली है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतने ही बात करेंगे, टाइम हो गया है। कल की क्लास में फिर इसी क्रम में अव्ययी भाव के जो 3 से 4 चीजें और हैं, नियम और हैं, जिनके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि इनके उदाहरणों का विग्रह हमें कैसे करना है, शब्दों की पहचान कैसे करनी है, वो आप ध्यान में रखेंगे जिस तरीके से मैंने बताया। यानी कि प्रथम पद प्रधान, प्रथम और द्वितीय पद कोई अव्यय हो सकता है, प्रथम पद उपसर्ग युक्त हो सकता है, लेकिन मूल शब्द में कोई बदलाव नहीं होगा। किनकी वजह से? 5 कारक, लिंग, वचन, पुरुष, कारक और काल के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो वो कौन क्या होगा? अव्यय। और चौथी पहचान बताई मैंने इसमें, पुनरावृत्ति युक्त जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? अव्ययी भाव समास के अंदर आते हैं। समास का मूल अर्थ क्या था? पास बैठना, यानी जब 2 शब्दों को हम पास में बैठाते हैं तभी वो समास बनता है, ऐसे ही वो समास नहीं बनता है। ठीक है, तो इसी क्रम में हम कल फिर इसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहिएगा, जुड़े रहिएगा आपनो मिशन के ऑनलाइन क्लासेस से। और कल फिर भी बात करते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।